नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस गंगा पे। तो जैसा कि हमने अपना पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, सिर्फ एक पॉइंट छूटा था, वो भी फल से था। वहां से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, इसलिए मैंने नहीं कराया है। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम पे जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने PDF डाल रखी है। तो चलिए आज अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव प्रजनन या जनन। तो ये रहा हमारा चैप्टर, और चैप्टर सेकंड है और लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। आप सभी को पता होगा हमारे 13 चैप्टर हैं। अगर आपको कोई सा भी चैप्टर पहले पढ़ना हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो हमारी क्लासें सीक्वेंस में चलेंगी और जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको पहले कराया जाएगा। तो देख लो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम मानव जनन के मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, कितने प्रक्रम होते हैं, फिर हम मानव जनन अंग पढ़ेंगे और साथ ही हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिनमें हम प्राथमिक अंग, द्वितीयक अंग, इस टाइप की चीज़ें देखेंगे। और फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारा लेक्चर हो जाएगा समाप्त। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मुख्य रहेगा मानव प्रजनन पे, यानी कि हम प्रजनन के तरीके क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो क्या है मुख्य बिंदु, पहले तो ये जान लो मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। तो पहला देखो, पहला क्या है, लैंगिक प्रजनन। मानव में लैंगिक जनन होता है, इसमें नर मादा युग्मक भाग लेते हैं। अब नर से कौन लेता है, शुक्राणु, और मादा से कौन भाग लेता है, अंडाणु, ये याद रखिएगा। अब अपना सेकंड टॉपिक क्या है, मतलब उसी का सेकंड मुख्य बिंदु क्या है, आपका जो मनुष्य होता है यानी कि मानव जो होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी जंतु होता है। इनमें एक लिंगी जीव होता है, मानव एक लिंगी जीव होता है। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। कई आपने जंतु देखे होंगे जिनमें नर मादा भाग, जनन भाग एक ही में रहता है, जैसे केचुआ हो गया, और भी ढेर सारे हैं जिनमें नर जनन भाग और मादा जनन भाग एक ही में होता है। अब तीसरा मुख्य बिंदु क्या है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। निषेचन की क्रिया मानव शरीर के अंदर संपन्न होती है। अब इसका मतलब क्या है, जो निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ होगी, मादा के शरीर के अंदर। अब आप लोग कहेंगे क्या बाहर भी होती है, हाँ, जैसे पक्षी हो गए, जो अंडे देने वाले जंतु हैं, उनमें कहाँ विकास होता है एक बच्चे का, वो अंडे में होता है। अंडा कहाँ रहता है, शरीर के बाहर रहता है। और लेकिन मानव में क्या होता है, निषेचन शरीर के अंदर होता है, यानी कि बनना, भ्रूण का बनना, सारी प्रक्रियाएं अंदर होगा। अब चौथा पॉइंट अपना देखो, चौथा पॉइंट है आपका जरायुज, यानी कि जरायुज का मतलब ही है बच्चा जनते हैं। जो क्या लिखा है, मानव जरायुज जंतु है, अर्थात ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। ये क्या करते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और ये सारी छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें हैं जिनमें कन्फ्यूजन रहती है या आप लोग पहले से ही पढ़ रखते हैं। अब देखते हैं जनन के महत्व, यानी कि महत्व परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है, जैविक क्रिया है, मतलब यह एक जैविक क्रिया है। यह एक ऐसा जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है। क्या करता है, अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है। जैसे इसने अपने समान संतति उत्पन्न की, इसने अपने समान संतति उत्पन्न की। तो यह एक जैविक प्रक्रिया होती है, और इसमें क्या करता है, कोई भी जीव अपने समान नई प्रजाति को जनता है, यानी कि उत्पन्न करता है। अब दूसरा देख लो, जाति की निरंतरता, यानी कि जीव पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है। प्रजनन क्यों करता है, अपने जैसे संतानों को पीढ़ी दर पीढ़ी लाने के लिए। अब जैसे ये सबसे पहली पीढ़ी हो गई, ये दूसरी पीढ़ी हो गई, ये तीसरी पीढ़ी हो गई, यानी कि जीव निरंतर जनन करता है ताकि वो अपने समान संतति को उत्पन्न कर सके। अब अगला देखो, अगला है मानव जनन चक्र के दौरान होने वाली घटनाएं। क्या है अगला पॉइंट है, अब हम देखेंगे मानव जनन के दौरान होने वाली मुख्य घटनाएं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितने घटनाएं होती हैं। तो पहला तो हमारा क्या रहेगा, युग्मक जनन, सबसे महत्वपूर्ण। बिना युग्मक के निषेचन नहीं होगा, और ना ही भ्रूण बनेगा, ना ही
कोई शिशु बन पाएगा। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है? युग्मक जनन। तो इस प्रक्रम में नर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर में क्या होता है, मैंने ऊपर भी बताया था, शुक्राणु, और स्त्रियों में अंडाणु का होता है। यहाँ भी दिया गया है, नर युग्मक क्या है, शुक्राणु है, और मादा युग्मक क्या है, अंडाणु है। अब थोड़ा देख लो, क्या है, नर शुक्राणुओं का निर्माण यौनावस्था में शुरू होता है, फिर जीवन पर्यंत चलता है। क्या कहा है, जो नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो कब प्रारंभ होता है? यौनावस्था, यानी कि प्यूबर्टी में 12 से आपकी स्टार्ट हो जाती है। शायद अब धीरे धीरे जब विकास होता जा रहा है तो ये प्यूबर्टी की एज जो है वो घटती जा रही है। कुछ सालों बाद ये 11 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है। और मादा मानव में अंडाणु का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है तथा लगभग 50 वर्ष की उम्र में यह पूर्णतः बंद हो जाता है। तो क्या कहा है, जो मादा मानव होती है उसमें अंडाणु का निर्माण कब प्रारंभ होता है? भ्रूणीय अवस्था में। फिर ये कब तक चलता है? 50 वर्ष की आयु तक। अब आगे देखो, दूसरा पॉइंट है हमारा वीर्य सेचन। क्या है? वीर्य सेचन। अब इसको देखते हैं, ये क्या है। इस प्रक्रिया में नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा के जनन मार्ग में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये कौन सा प्रक्रम है? दूसरा, वीर्य सेचन, जिसमें क्या करता है, नर मादा के जनन मार्ग में शुक्राणु को स्थानांतरित करता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? निषेचन। पहला क्या था? युग्मक निर्माण। दूसरा वीर्य सेचन। अब तीसरा क्या है? निषेचन। अब क्या होगा, शुक्राणु मादा जनन भाग में पहुंच गया, अब वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा? अंडे के पास, अंडाणु के पास। तो वही जब जाएगा वहाँ तो क्या होगा? निषेचन। तो क्या है, मादा के शरीर में अगुणित नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, यानी कि जाइगोट बनता है। अब जैसे अंडाणु मिला, ये भी एन, और शुक्राणु ये भी एन। अब इनका संलयन हुआ तो क्या बना हमारा? युग्मनज बना, जो कैसा है? 2n है। अब इतनी बात भी समझ में आ गई होगी, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? संलयन होता है, जिसे निषेचन भी कहते हो। और उसके पश्चात युग्मनज बनता है, जो कैसा होता है? 2n होता है। अब आगे देखो, चौथा पॉइंट है हमारा आरोपण। क्या है आरोपण? भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना, यानी कि भ्रूण, अब निषेचन हुआ, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण फिर आएगा आपका गर्भाशय में, फिर वो गर्भाशय भित्ति से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? आरोपण कहते हैं। अब पांचवा है गर्भकाल। इस दौरान माता के शरीर में भ्रूण का विकास तथा वृद्धि होती है, जो कितना होता है, कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का। आइडियली आपकी जो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी है उसमें 9 मंथ्स दिया है, लेकिन हिंदी वाली में 9.5 भी दिया है, 9.5 भी दिया है। तो कोई भी आ जाए, टिक कर सकते हैं आप। वैसे ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ मतलब अलग अलग ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन में आएंगे। तो छठवा देख लो, अब गर्भकाल समाप्त हो गया तो क्या होगा? प्रसव होगा। बच्चे के जन्म अब देख लो, क्या है, बच्चे के यहाँ पे जन्म हो गया है तो इसको काट लीजिए। यहाँ पे लिखना, बच्चे के जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं, यानी कि बच्चे के जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा प्रसव कहलाती है। आई होप इतना भी समझ में आया होगा। कितने चरण थे हमारा? पहले हमारा युग्मक का निर्माण हुआ, फिर वीर्य सेचन हुआ, फिर निषेचन हुआ, फिर आपका जो भ्रूण था वो गर्भाशय भित्ति से जुड़ा, फिर गर्भकाल आया, फिर प्रसव हुआ। तो ये 6 प्रक्रम थे। अब देखते हैं मानव जनन तंत्र। अब मानव जनन तंत्र क्या है? पहला तो मानव जनन तंत्र लैंगिक अंगों के द्वारा होता है। लैंगिक अंग दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है आपका प्राथमिक लैंगिक अंग, एक होता है आपका द्वितीयक लैंगिक अंग। कितने अंग होते हैं? 2। एक प्राथमिक लैंगिक अंग, एक द्वितीयक लैंगिक अंग। अब प्राथमिक लैंगिक अंग क्या करता है? ये युग्मकों का निर्माण करता है। क्या करता है? युग्मक निर्माण करता है। और क्या करता है? हार्मोन का स्रावण करता है।
अब द्वितीयक क्या करते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग क्या करते हैं? ये युग्मकों के परिवहन तथा परिपक्वन में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं? परिवहन और परिपक्वन में। याद रहेगा, नर और मादा में अलग अलग लैंगिक अंग होते हैं, वो तो सभी को पते होंगे। अब देख लो इनमें क्या होता है। जैसे नर में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, मादा में क्या है? नर में क्या है प्राथमिक लैंगिक अंग? वृषण है। और मादा में क्या है? अंडाशय है। नर में द्वितीयक लैंगिक अंग क्या है? अधिवृषण है, शुक्रवाहिकाएं हैं, सुक्रोश है। और क्या है? मादा में है आपका अंडवाहिनी, गर्भाशय। और क्या है? सर्विक्स है आदि। ढेर सारे हो गए। जैसे स्तन हो गया, ये भी द्वितीयक लैंगिक अंग है। ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम जब जनन के देखेंगे अंग, जैसे मानव जनन तंत्र देखेंगे, तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी आसान भी था, लेकिन थोड़ा बहुत सीखने को भी मिला होगा। तो चलो अब अपने क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको लेक्चर कितना समझ में आया। तो 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 3 मैं कराऊंगा, दो आपको करने रहेंगे। पहला क्या है? मानव में युग्मक जनन का उद्देश्य है। उद्देश्य इसका क्या है? हार्मोन निर्माण करना, युग्मकों का निर्माण कराना। अब हमारा ऑप्शन इन्हीं दोनों में से है, तो हम नीचे नहीं जाएंगे वरना समय वेस्ट होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? युग्मकों का निर्माण कराना। मानव युग्मक जनन होता ही इसलिए है कि युग्मक बन सके, यानी कि युग्मक निर्माण के लिए। ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखो अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? मानव में नर युग्मक को क्या कहा जाता है? अब बताना है नर युग्मक को क्या कहते हैं। अंडाणु कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, या भ्रूण कहते हैं। तो मैंने ऊपर 2 बार, 3 बार, 4 बार भी बताया है कि नर युग्मक क्या होता है? आपका शुक्राणु होता है, जो कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। अब तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा मतलब क्वेश्चन क्या है तीसरा? ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। तीसरा क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अब चौथा देखो। चौथा है, मानव में निषेचन कहाँ होता है? ये वाला मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था, मतलब थ्योरी में नहीं था, तो इसको ध्यान से समझो। क्या अंडाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, योनि में होता है, या अंडवाहिनी में होता है? तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी अंडवाहिनी। इसे डिंबवाहिनी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, डी नंबर यहाँ पे सही होगा। इसको हम जब मादा जनन भाग पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इम्प्लांटेशन में क्या होता है? अब आपको बताना है इम्प्लांटेशन क्या है। क्या शुक्राणु का निर्माण है, अंडाशय का निर्माण है, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति से जुड़ना है, या बच्चे का जन्म है? तो मैंने बताया था इम्प्लांटेशन क्या होता है? आपका भ्रूण का गर्भाशय भित्ति से जुड़ना। इसे हिंदी में क्या कहते थे? इसे हिंदी में हम लोग कहते थे आरोपण। क्या कहते थे? आरोपण। तो यहीं पे आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मैंने पिछला चैप्टर भी करा रखा है, वो 12 लेक्चर्स में है, और कोई भी लेक्चर 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, तो आप उसे भी जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं रिवीजन के तौर पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।